हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 9, जिसमें आज हम 60 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब दो पार्ट यहाँ पर बचे हुए, एक पार्ट 9 है और पार्ट 10 है। और ये काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक हैं जो मुश्किल से मुझे लगता है 2-3 दिनों में ख़त्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो चलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं हम। तो आप देखेंगे कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जिक्र नहीं किया गया था, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का जो एक मतलब जो दर्जा दिया जाता है, स्टेटस दिया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, वो नहीं था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि इसको ऐड करने से पहले हमारे यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नहीं हुआ करती थी। उससे पहले भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हुआ करती थी। जो स्टेट्स हैं, स्टेट अपने यहाँ अलग अलग अपने अकॉर्डिंग कानून बनाती थी, लेजिस्लेशंस लेके आती थी, और उसके अकॉर्डिंग उनके यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। ठीक, तो इस एक्ट के द्वारा अब देखेंगे कि कुछ प्रोविजंस ऐड किए गए, जैसे कि हमारे जो राइट्स टू फ्रीडम है, इसमें आर्टिकल 19, इसमें आप देखेंगे कि इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड किया गया। इसके अलावा हमारा जो डीपीएसपी है, उसमें 43 बी एक आर्टिकल ऐड किया गया फॉर द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसके अलावा एक अलग से नया पार्ट ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 9B, जिसमें आर्टिकल 243Z से लेके 243ZT तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की गई है। तो ये तीन चीज़ें 97th अमेंडमेंट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई, आर्टिकल 19, आर्टिकल 43 ऑफ डीपीएसपी, एंड अलग से एक नया पार्ट ऐड करके 9B इसमें रखा गया। इस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के अंडर में कौन कौन सी चीज़ें थी जो रखी गई, इसको हम देखते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर, ये उनके पास पावर होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फॉर्मेशन, उनका इनकॉर्पोरेशन बनाना, उनको रेगुलेट करने का, वाइंडिंग अप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ताकि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो वॉलंटरी फॉर्मेशन उनका हो सके, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल हो सके, एंड मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड ऑटोनोमस फंक्शनिंग। ठीक है, अब देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती है ना, ये आपके प्रॉफिट बेसिस पर काम नहीं करती। ये काम करती है मेनली कॉपरेशन के बेसिस पे। अब जैसे कि मान लीजिए कि गांव में या कहीं भी 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और 5 लोग हैं, इन्होंने मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के 5 लोग शेयर होल्डर हुए। अब इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होगा कि ये शेयर होल्डर मान लीजिए कि इन्होंने अपने अपने तरफ से 100-100 रुपये, यानी कि कुल 500 रुपये इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के फंड में रखा। अब जिसको ज़रूरत होगी, 500 रुपये में से कुछ हिस्सा उसको दिया जाएगा। ठीक है, तो मेनली कॉपरेशन के बेसिस पे, ताकि एक दूसरे की मदद हो जाए अब इन 5 लोगों के बीच में, इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो वॉलंटरी फॉर्मेशन का मतलब कि हर किसी को अधिकार हो कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने का। डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि इसके जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर का मतलब ये जो 5 लोग जिन्होंने मिलकर इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया था, इनके अंडर में इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंट्रोल हो, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इनके पास में हो। मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। ठीक है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में भी इनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, इन मेंबर का, ये जो 5 लोग हैं इनका। साथ ही साथ ऑटोनोमस फंक्शनिंग हो, यानी कि किसी भी बाहरी पार्टी किया, यानी कि कोई भी जो बाहर की पार्टी है या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इनके काम में इंटरफेयर ना करता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को सिक्योर करने के लिए यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर दिया गया कि स्टेट लेजिस्लेचर इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो कानून बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात आती है मेंबर ऑफ बोर्ड की, जैसे कॉर्पोरेट्स या कंपनीज में भी होते हैं ना, आपने सुना होगा मेंबर ऑफ बोर्ड्स होता है या डायरेक्टर्स होते हैं। उसी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में भी यहाँ पर इस तरीके के प्रोविजंस रखे गए हैं। ठीक, तो अगेन ये स्टेट लेजिस्लेचर का काम है कि किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे, और वैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया है वो 21, यानी कि 21 से ज़्यादा
यहाँ पर डायरेक्टर्स नहीं हो सकते बोर्ड में। अब 21 से कम कितने होंगे, या 21 या 21 से कितने कम होंगे, ये डिसाइड करने का काम है स्टेट लेजिस्लेचर का। यहाँ पर आप देखेंगे कि रिजर्वेशन का भी यहाँ पर प्रोविजन किया गया है। एससी या एसटी के लिए एक सीट रिजर्व होगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि एससी के लिए भी और एसटी के लिए भी, फिर तो 2 सीट हो जाएगा ना, ऐसा नहीं है, यहाँ पर और है। यानी कि अगर एससी हो या एसटी हो, कोई एक वहाँ पर आ सकता है, यानी कि रिजर्व सीट में आ सकता है। अदरवाइज वैसे नॉर्मली तो वो आ ही सकता है, लेकिन एज अ रिजर्व सीट वो आ सकता है एक। और यहाँ पर वीमेन के लिए भी, महिलाओं के लिए भी आप देखेंगे हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में यहाँ पर 2 सीट्स को रिजर्व किया गया है। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो बोर्ड के मेंबर होते हैं, यानी कि डायरेक्टर्स जो होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है, ये जो 5 लोग थे ना, ये 5 लोग इनके शेयर होल्डर हैं, यानी इनके मालिक हैं। तो इनका कार्यकाल थोड़ी ना, मालिक का कोई कार्यकाल नहीं होता, जब तक उसकी प्रॉपर्टी है तब तक उसका वो मालिक है। ये किसका है कार्यकाल या टेन्यूर, ये इन डायरेक्टर्स का, इन डायरेक्टर्स को जो अपॉइंट किया जाता है इनको, तो ये जो होते हैं ना, ये उसके मालिक नहीं होते, ऑनरशिप नहीं होता इनके पास, ये सिर्फ 5 साल के लिए ही यहाँ पर चुन के आते हैं। और यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये भी पावर होता है कि वो को ऑप्शन ऑफ पर्सन्स के लिए भी यहाँ पर प्रोविजंस बना सकते हैं। को ऑप्शन ऑफ पर्सन्स का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऐसे लोगों को भी वो बोर्ड में रख सकते हैं जिनके पास एक्सपीरियंसेस हो कुछ रिलेटेड फील्ड से, जैसे कि किसी के पास बैंकिंग का एक्सपीरियंस हो, मैनेजमेंट के फील्ड में, फिनेंस के फील्ड में, या कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड फील्ड हो, उसके बारे में उनका स्पेशलाइजेशन हो, एक्सपर्ट हो। तो इनसे रिलेटेड लोगों को भी यहाँ पर चाहे तो स्टेट लेजिस्लेचर अपॉइंट कर सकती है, लेकिन ऐसे लोग जो होंगे उनकी संख्या मैक्सिमम 2 होगी, 2 से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है। इन एडिशन टू द 21 मेंबर्स, यानी कि मैक्सिमम 21 मेंबर्स तो होंगे ही, इनके अलावे मैक्सिमम 2 ये मेंबर जो होंगे जो को ऑप्शन पर्सन के तौर पे आते हैं। ठीक है। यानी कि मैक्सिमम कितने होंगे, 21 प्लस 2 23 हो गए, लेकिन ये सेग्रीगेशन है अलग अलग। 21 नॉर्मल बोर्ड के डायरेक्टर्स हो गए और 2 जो होंगे ये स्पेशलाइजेशन वाले हो गए मैक्सिमम। ठीक है। यहाँ पर इलेक्शंस की बात की गई है कि बोर्ड के जो मेंबर्स होंगे उनका इलेक्शन कैसे होगा। यहाँ पर जो बोर्ड, अब एक्चुअली पता है कि बोर्ड का जो कार्यकाल है, जो मेंबर्स होते हैं वो 5 साल के होते हैं, तो उनका 5 साल कार्यकाल खत्म होने से पहले ही नए बोर्ड के मेंबर्स का इलेक्शन हो जाना चाहिए। जैसे आज होता है ना, पार्लियामेंट का इलेक्शन होना हो, पार्लियामेंट खास करके लोकसभा का इलेक्शन होना हो, तो जो करंट लोकसभा काम कर रही है उससे पहले ही इलेक्शन हो जाते हैं। वैसे स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन होता है कि उनका 5 साल का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही इलेक्शन हो जाते हैं। वैसे तरीके से यहाँ पर भी है कि अभी एग्जिस्टिंग जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं उनका जो टेन्यूर है वो 5 साल खत्म होने से पहले ही नए जो बोर्ड ऑफ मेंबर हैं उनको इलेक्ट कर लिया जाए। ठीक है। इसके साथ साथ अब यहाँ पर देखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये भी पावर है कि वो किसी ऐसी अथॉरिटी, ठीक है, किसी ऐसी अथॉरिटी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुप्रिटेंडेंट, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल एंड द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो इलेक्शंस होंगे उनके लिए जो इलेक्टोरल रोल तैयार किया जाएगा, उस पूरे इलेक्शन को डायरेक्शन और सुप्रिटेंडेंस करने का जो काम करेगा, ये कौन अथॉरिटी करेगी, ये डिसाइड करने का काम किसका है, स्टेट लेजिस्लेचर का। अब यहाँ पर ये मत लिख के आ जाइए कि स्टेट जो इलेक्शन कमीशन होता है वो करेगा। वैसे उसका काम होता है पंचायत का इलेक्शन कराना, पंचायत होते हैं, म्यूनसिपैलिटीज होती हैं, उनका इलेक्शन कराना काम किसका होता है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। लेकिन यहाँ पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यहाँ इसके लिए आप स्टेट लेजिस्लेशन कमीशन का नाम मत लिख के आइएगा। यहाँ पर ये अथॉरिटी होती है स्टेट लेजिस्लेचर के पास, जो जिसको भी ये वो पावर प्रोवाइड करे इलेक्शन कराने का। ठीक है। नाउ सप्रेशन एंड सस्पेंशन ऑफ बोर्ड एंड इंटरिम मैनेजमेंट। ठीक है। यानी कि किस तरीके से मैनेजमेंट बोर्ड को सस्पेंड किया जा सकता है। जैसे सरकार भी होती है ना, 5 साल के पहले भी वो गिर सकती है, उनको सस्पेंड किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है। वैसे यहाँ पर भी है कि यहाँ पर जो बोर्ड मेंबर्स या फिर बोर्ड है उसको सस्पेंड किया जा सकते हैं उनका 5 साल खत्म होने से पहले ही। ठीक है। लेकिन अगर पहले उनको सस्पेंड किया जाता है तो अगले 6 महीने के अंदर में उनका इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है। लेकिन कौन कौन से बेसिस पर उनको सस्पेंड किया जा सकता है, एक तो परसिस्टेंट डिफॉल्ट, और लगातार वो डिफॉल्ट हो रहे हों,
यानी कि जिन्होंने लोन लिया हुआ है उसको रिपे ना कर पा रहे हों, या फिर वो अपनी ड्यूटी को सही तरीके से परफॉर्म ना कर पा रहे हों, या फिर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी या उससे रिलेटेड कोई भी ऐसा इंटरेस्ट जो है वो पर्सनल इंटरेस्ट में इन्वॉल्व हो। ठीक है, ये हो सकता है। या फिर जो बोर्ड है उसके फंक्शंस या फिर उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जिस तरीके से उसको बोर्ड को बनाया गया है या बोर्ड जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, या फिर जो इलेक्शन बॉडी है यानी कि जिस बॉडी को भी स्टेट लेजिस्लेशन ने ये अथॉरिटी दी है कि आपको इलेक्शन कराना है, अगर वो इलेक्शन बॉडी इलेक्शन नहीं करा पा रही है तो उस केस में भी यहाँ पर सस्पेंशन बोर्ड में रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बोर्ड जो है वो सस्पेंड मोड में उसको रखा जा सकता है। नाउ फिफ्थ वन, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट्स जो होंगे उनका ऑडिट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट होंगे इनको हर साल में एक बार इनका ऑडिट होना चाहिए। और ऑडिट कब कब होगा? एक साल खत्म होने के बाद, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद जो बाद के 6 महीने हैं उस 6 महीने के अंदर में इनका ऑडिट खत्म होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मार्च 20 एंड अप्रैल 21 ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो मार्च से अप्रैल 21, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वैसे इनका कार्यकाल ऐसे होता है, अप्रैल 20 से लेके मार्च 21 हुआ। ठीक है, तो ये इनका कार्यकाल हो गया, मतलब फाइनेंशियल ईयर हो गया। तो इस फाइनेंशियल जो मार्च खत्म हो रही है तो इसके 6 महीने के अंदर में ही इनको ऑडिट करा लेना होगा। और ये ऑडिट कराएगा कौन? ये भी ऑडिट कराने वाली जो बॉडी होगी ये डिसाइड करेगा स्टेट लेजिस्लेशन। और ये ऑडिट कराने के बाद ये जो रिपोर्ट होगा इस रिपोर्ट को भी आपको स्टेट लेजिस्लेचर में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑडिट से रिलेटेड आपको कुछ प्रोविजंस होंगे। जनरल बॉडी का मीटिंग का मतलब होता है सारे बोर्ड मीटिंग के साथ साथ यहाँ पर जितने भी शेयर होल्डर हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर होता है कि वो जनरल मीटिंग कराए और साल में एक बार इस तरीके की जनरल मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, नाउ सेवंथ वन इज द राइट ऑफ अ मेंबर टू गेट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो इसके मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी के फंक्शन से रिलेटेड या फिर उनके अकाउंट से रिलेटेड, चाहे वो फाइनेंशियल हो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन हो उनको मिलना चाहिए। ये उनका अधिकार है क्योंकि उसके शेयर होल्डर हैं, उसके मालिक है, तो इनका इन्फॉर्मेशन उनके पास होना चाहिए। ठीक है, नाउ तो ये कुछ प्रोविजंस जो थे 97th अमेंडमेंट के द्वारा इनको ऐड किया गया। अब बात आती है कि इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ी, खास करके इनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, रीजन इसके क्या थे। ठीक है, तो यहां पर इसके रीजंस की बात हो रही है। तो पहला रीजन की अकाउंटेबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने से पहले जो सिचुएशन ये थी कि आप देखेंगे कि इनका जो बोर्ड में अब स्टेट के ऊपर ये डिपेंड करता था पहले कि स्टेट इलेक्शन कराए या ना कराए, बोर्ड मेंबर को चेंज करे या ना करे, अकाउंटेबिलिटी मतलब कि सब कुछ उसके डिस्क्रिप्शन पे था क्योंकि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा ही नहीं था इसका। तो इस स्थिति में आप ये देखेंगे कि हमेशा एक ही बोर्ड मेंबर जो आ गया जिसको 5 साल तक रहना है वो बोर्ड मेंबर 10 साल 15 साल तक वो बोर्ड मेंबर बना रह रहा है। तो एक ही आदमी एक ही पोजीशन पर जब काफ़ी टाइम तक रहता है ना तो उसकी अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो कम होने लगती है, वो अपने फुल एक कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो प्रोफेशनलिज्म होगा यानी कि प्रोफेशनल एक्सपर्ट एक एक्सपर्ट वहाँ पर होने चाहिए उसकी कमी हो जाएगी। इसकी वजह से अब ये जो आपको सोसाइटीज़ हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती, अकाउंटेबिलिटी ऑटोनॉमी नहीं रहती है, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग नहीं हो पाती है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो इसलिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देने की जरूरत थी कि यहाँ पर एक ऑब्लिगेशन हो पाएगा स्टेट गवर्नमेंट पर कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल्स लेके आए। इसके अलावा अब ये भी देखेंगे फॉर द सिक्योरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है किसके लिए, सोशल एंड इकोनॉमिक
इक्वालिटी के लिए कि कुछ लोग थे जिनके पास प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं थे, वो मिल के उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और उसके बाद जिसको ज़रूरत पड़ती थी तो उन रिसोर्सेज को शेयर किया जाता था। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच में एक सोशल इकोनॉमिक जस्टिस हो पाए, इसलिए इस चीज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ही यही था। लेकिन अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा नहीं होने के वजह से, अब जैसे मैंने आपको बताया कि तो डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है स्टेट लेजिस्लेचर का। तो अब स्टेट लेजिस्लेचर जब किसी के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करती है ना कोई काम, कोई चीज़, तो फिर वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए अगेन ये जरूरी हो गया कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा आपको प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, साथ ही साथ जो आउटसाइड इंटरफ्रेंसेस होते हैं, लगातार स्टेट गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करती रहती है, इनके इलेक्शंस को रोक देती है, बोर्ड मेंबर को चेंज नहीं करती है, ये सब काम हमेशा देखने को मिलते थे और ये आम चीज़ें हो गई थी। और इसकी वजह से ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती थी। ठीक है, तो इसलिए उनका फंक्शन जो ऑटोनोमस हो, डेमोक्रेटिक तरीके से ये फंक्शंस कर पाए, इसलिए ज़रूरी था कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया जाए। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से इनको 97th अमेंडमेंट 2011 के द्वारा इनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया, जिससे स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन होता है कि, और ये मैंडेटरी हो जाता है कि इनके डेमोक्रेटिक या ऑटोनॉमिक तरीके से फंक्शन करने के लिए वो रूल्स लेके आए। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड। तो चलिए इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।